In this 20th PPT of Indian economy, we discuss about the current scenario and the global challenges faced by the Indian economy. देखिए, इस जो पीपीटी है इसमें हम अपार्ट सिलेबस के अपार्ट जो है कुछ जो सिनेरियो है या अभी एट प्रेजेंट टाइम इंडियन इकोनॉमी का क्या फेज़ रहा, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट फेज़ में काम किया और किस तरीके से हम जो इस लेवल तक आ पाए और जो चैलेंजेस हमें आज फ्यूचर में दिखाई देते हैं जो हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में बेस्ट करने के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं उन सब का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया जो रही वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एट प्रेजेंट टाइम आपको देखने को मिलती है। ये एक तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। देखिए 8 से शुरुआत करा 270 यूएस डॉलर बिलियन में जो रहा वो 1991 तक इसका अचीवमेंट रहा और आज यूएस डॉलर में 2.6 ट्रिलियन की इकनॉमी 2017 तक हो चुकी है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बने, 2021 तक जीडीपी ग्रोथ हमारी 7.5% हो जाए। कंट्री जो कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ का मार्ग पकड़ चुकी है, जो इंजन उसे लग चुका है, उसकी स्पीड अब कम ना हो, कंटिन्यूसली बढ़ती रहे। तो ये बेसिक जो है वो इकोनॉमिक वे में हमारी जर्नी है और आगे कंटिन्यू करने की बात है। देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स के आधार पे हम इसको समझेंगे। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो 132 करोड़ 60 लाख 93,247, ये 220 का जो एस्टिमेशंस है उसके हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है। जीडीपी में अगर आप देखते हो तो जो नॉमिनल वे में जीडीपी है वो 3.202 है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो हमारी एस्टिमेटेड जीडीपी है वो 11.321 ट्रिलियन है। तो इस आधार पर हमारा जीडीपी का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे, लेकिन हाँ यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो हमारी रैंक ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाहे नॉमिनल वे में हो चाहे पीपीपी में हो, हमारा जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद भी और परचेजिंग पावर पैरिटी उत्पाद भी दोनों ज़्यादा है। जीडीपी की रैंक अगर देखा जाए तो नॉमिनल वे में हम 5th रैंक में आते हैं, जबकि जो ट्रिपल पी रैंक के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 3rd रैंक हम प्राप्त कर पाते हैं। जीडीपी ग्रोथ देखिए 18 में 6.1 रही, 19 में 4.2 रही, 2020 में कुछ कंडीशंस अभी आप देख रहे हो इस वजह से हमारी ग्रोथ को घटाकर जो है 1.9 कर दिया बहुत सारी रेटिंग एजेंसी ने, जिसे हम 2021 में 7.4 की जो है वो ग्रोथ रेट रख के अचीव करेंगे। तो ये जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियो को बताते हैं। देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो जीडीपी का 15.4% जो जीडीपी को प्रोवाइड कराता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर एट प्रेजेंट टाइम कराता है, पहले ये 20% से ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल वे में देखा जाए तो 23% और सर्विस सेक्टर 61.5%। तो इंडियन इकोनॉमी 2017 के एस्टीमेट ये हैं, इस आधार पर हम अगर देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस बहुत कम है और टर्सरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। लगभग इसको डेवलप्ड कंट्री की तरह हम 20 से 25% एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर जीडीपी लेके आ पाते हैं तो ये हमारा ओवरऑल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूरा हो सकता है। इंडस्ट्री से तो देखिए 23% सही है, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाला ओवरऑल प्रॉफिट अभी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। देखिए जीडीपी के कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस पीपीटी स्लाइड्स में कुछ परसेंटेज दी हुई हैं, जिससे हाउस होल्ड कंजम्पशन से 59.1%, गवर्नमेंट कंजम्पशन 11.5%, इन्वेस्टमेंट जो फिक्स कैपिटल में है वो 28.5%, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज पे 3.9%, और एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो 98.1%, और इम्पोर्ट जो देखा गया गुड्स एंड सर्विसेज का वो 22% देखा गया 2017 एस्टिमेशन के अनुसार। तो ये कुछ एक कंपोनेंट हैं जीडीपी के जो कि एक रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। देखिए इस स्लाइड में जो है वो हम पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली पॉपुलेशन का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो जो देखिए पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली है
वो 17-18 के दौरान डिक्रीज़ हुई है 6.3%, यानी 6.3% लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। 60% लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जिनकी जो अर्निंग है वो 3.20 रुपीज़, डॉलर में, रुपीज़ नहीं सॉरी, डॉलर में आज भी उससे कम है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो थी वो लगभग 3% आज भी डिक्रीज़ हुई है, जो ये दिसंबर 2018 के बिल्कुल नए आंकड़े हैं। तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक एस्टीमेट के द्वारा ये कुछ एक स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने स्लाइड में शो करी हैं। तो ओवरऑल जो पॉवर्टी है उसके क्षेत्र में भी इंडियन मतलब गवर्नमेंट्स अच्छा काम कर रही हैं, और इसको डिक्रीज़ करना, देखिए एकदम से तो नहीं डिक्रीज़ होता, 6% लोग को पॉवर्टी लाइन से निकाला गया है, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी सुधार संभावनाएं तराशी जा रही हैं। बाकी देखिए लेबर फोर्स किस तरीके से हमारे यहाँ डिवाइड है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या जो पहले 70% थी, अब वो 44 के अप्रोक्सीमेट है गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार, जो फाइनेंशियल 2018 में प्रोवाइड कराए गए। सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, 31% हो गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारे यहाँ वर्क करने वाले लोग हैं वो 25% है। तो ये लेबर फोर्स ऑक्यूपेशनल वे से जब देखा जाए तो इस तरीके से हमारी कंट्री का ओवरऑल आपका चीज़ें चेंज हुई हैं। ये जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको करंट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप बात करते हो 2020 के, तो उसमें उनकी संख्या बढ़ के 31.94% हो गई है। देखिए ये स्लाइड में जो कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं ये थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी की चिंता बढ़ाने वाली है। एक बड़ा चैलेंज है देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है 2019 में वो बढ़ी है, 5.4% हुई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, क्योंकि लोगों के हाथ में रोज़गार कम होता है तो कहीं ना कहीं और चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है 2019 में बढ़कर 5.4% हुई है, जो कि 6.1% रही फाइनेंशियल ईयर 2018 में। और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ का जो यूथ है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको एस्टिमेट 2019 में जब किया गया तो लगभग वो 23.3% रहा। तो 23.3% यूथ जो है उसको काम नहीं मिल पा रहा है, जो बिल्कुल फ्रेशर है। तो ये जो है सिनेरियो देखा जाए तो एक बड़ा चैलेंज है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, इसके लिए सरकारों को देखिए काम करना होगा। अगर इस सेक्टर पर काम नहीं किया तो यूथ जो है वो देखिए यूथ का प्रॉपर सही तरीके से दिमाग ना लगना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बाकी यहाँ देखिए हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का एक्सपोर्ट बड़ा है, और यूएस डॉलर में अगर बात करी जाए तो वो 330 बिलियन हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई पिछले कुछ दशक में। 2018-19 के लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स हैं उससे मैंने यहाँ शो किया है। एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 12.8 होते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर वे में 70.5% हमारा एक्सपोर्ट है, और फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स में 13.8% और बाकी अदर 2.9। कुछ एक एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं जैसे अरबियन लीग्स हैं 17.37 का वो हम लोगों का एक्सपोर्ट जो है वो पार्टनर है, जबकि यूरोपियन यूनियन में वो 17.34, यूएस में 15.88, एशियन कंट्री जो है वो 11.38, चाइना 5.08, हांगकॉन्ग 3.94, जापान 1.47, श्रीलंका 1.43 एंड अदर्स कंट्री जो है 26.11% एक्सपोर्ट गुड्स में। देखिए साथ ही साथ इंपोर्ट गुड जो है वो भी बढ़ा है, 514 बिलियन हुआ है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज भी हमारा इम्बैलेंस बना हुआ है, जहाँ पर हमारी वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 12% की हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी अभी 8% है, जबकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी कंट्री है। तो ये यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना हम रोका जा सकता है या इसको कम करा जा सकता है। फ्यूल एंड मिनी जो माइनिंग प्रोडक्ट हैं वो 30% हमारा जो है वो इंपोर्ट होता है, बहुत बड़ा मात्रा में ये इंपोर्ट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में 51.7 है, बाकी अदर 10.2%। इसमें सबसे ज़्यादा जो अरबियन कंट्री से लेने वाला जो हमारा ऑयल के लिए है, जिसमें हमारा बहुत सारा फॉरेन रिजर्व खर्च होता है 19.88%। फिर चाइना से हमारी जो सस्ते सामान जो आते हैं बहुत सारे, तो वो 13.68 उसका ओवरऑल। एशियन कंट्री 11.53, यूरोपियन यूनियन 11.35, यूएस से 6.92, हांगकॉन्ग से 3.50, साउथ कोरियन से 3.26, जापान से 2.48, और बाकी अदर 27.4% हमारा जो ओवरऑल इम्पोर्ट है अदर कंट्रीज से।
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज भी इम्बैलेंस है, इसको लगभग मैनेज करना। देखिए 514 है तो वहाँ पर लगभग 400 समथिंग हो, यानी 80% और 100% वाला रेशियो रहे 4:5 को, वो रेशियो ठीक माना जा सकता है। बट यहाँ रेशियो अभी काफ़ी बड़ा अंतर है, 2:3 का अंतर है, तो ये रेशियो एक बड़ा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर फिर अगर हम बात करें एफडीआई स्टॉक जो कि इन्वर्ट रहा इंडिया में, वो यूएस डॉलर में 386.35 बिलियन रहा, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में रहा वो 166.19 बिलियन रहा। जो करंट अकाउंट है हमारा माइनस का 52.2 बिलियन, यानी एक तरीके से यहाँ पर हमने सुधार करा है, काफ़ी हद तक हमने सुधार करा है। ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो 543 बिलियन हो गया है 2019 में, इसमें भी काफ़ी सुधार आया है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो माइनस का 436.4 बिलियन है, यानी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है नेट, उसमें भी थोड़ा सा गिरावट आई है, यानी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव साइन है कि हमारा जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो कुछ सेक्टर्स में बढ़ रहा है, और स्मॉल स्केल सेक्टर से लार्ज स्केल जो बड़ी यूनिट्स हैं उसमें इंडियन कंपनी को आप देख रहे हो। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं रेवेन्यूज़ के, तो इंडिया के जो रेवेन्यू हैं वो रुपीज़ में 39.29 ट्रिलियन, जिसे यूएस डॉलर में देखा जाए तो 550 बिलियन में वो यूएस डॉलर में है। तो 20.60% जो ओवरऑल जीडीपी के हैं 2018 में, तो ये रेवेन्यू हमारे। एक्सपेंसेस जो है वो 52.03 ट्रिलियन है, यानी कि एक्सपेंसेस लगभग 27% के आसपास है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक एड जो हमें मिलती है वो उसमें गिरावट आई है 2.45 बिलियन। वैसे तो देखिए इकोनॉमिक एड में गिरावट आना एक अच्छा साइन है डेवलप्ड कंट्री के लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमिक एड ज़्यादा नहीं रिसीव करते। फॉरेन रिज़र्व जो है वो बढ़कर हमारा 507.644 बिलियन हो गया है, जो कि 12 जून 2020 के बिल्कुल करंट सिचुएशंस में है। तो यहाँ पर हमारा फॉरेन रिज़र्व का बढ़ना और रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के बीच में देखिए जो एक गैप है लगभग 7% का, इसको अगर हम रिड्यूस कर पाते हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा हमारी इंडियन इकनॉमी के लिए, और ग्लोबल वे में हम इसको अचीव अगर कर पाए तो ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा इंडियन। देखिए बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि हमारी क्रेडिट रेटिंग अपनी अपने अलग अलग स्केलिंग के आधार पर करती हैं। इसमें अगर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के आधार पर बात करी जाए तो यहाँ इन्होंने डोमेस्टिक फॉरेन और जो टी&सी का असेसमेंट करके हमारी अलग अलग रैंक दी है, और इसका आउटलुक हमें देखने को मिलता है कि स्टेबल हमारी इकनॉमी रहने वाली है। मूडीज़ की भी जो BAA3 की रैंकिंग है वो भी स्टेबिलिटी दिखाती है। फिच की जो BBB माइनस की जो रैंकिंग है वो भी स्टेबिलिटी दिखाती है। ARC जब हम रेटिंग की बात करते हैं जो BBB+ रहती है, वो भी उसका भी आउटलुक जो है वो स्टेबल लगता है। यानी कि दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इंडिया को एक स्टेबल इकनॉमी वाली कंट्री बताती हैं। अभी देखिए फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी तो हमारी अभी है नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी भी अभी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो इंटरनेशनल आधार पे, इंटरनेशनल नॉर्म्स के आधार पे काम करती हैं, वो हमारी क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव देती हैं, यानी स्टेबिलिटी इंडियन इकनॉमी में उनको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस को दिखाया है 12 पिलर्स जो कॉम्पिटिटिवनेस दिखाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें देखिए रेड लाइन से इंडिया का स्टेटस दिखाया गया है, जबकि जो डेवलपिंग एशियन कंट्री हैं वो ब्लू लाइन से हैं, और जो डेवलप्ड एशियन कंट्री हैं उनको एक डार्क लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ इनको 1 से 7 नंबर तक उनको अगर बांटा जाता है, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए हम मार्केट साइज़ की बात करती है, तो मार्केट साइज़ में इंडिया अगर आप बात करो तो एक लार्ज मार्केट साइज़ कवर करता है। तो यहाँ मार्केट साइज़ में देखिए रेड में इसको 6 से 7 के बीच में ग्राफ को दिखाया गया है, बड़ा मार्केट है। वहीं पर आप देखिए बिजनेस जो सोफिस्टिकेशंस की बात अगर होती है तो वो यहाँ इंडिया में ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। वहीं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो यहाँ हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ देखिए अगर एवरेज एशियन कंट्री की बात करें तो उनका इनोवेशन अगर 5 है, तो इंडियन का इनोवेशन टेक्निक केवल और केवल 3.5 है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशन वे में देखा जाए तो यहाँ पर भी हम जो
डेवलप्ड नेशन है उनसे पिछड़ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलप्ड नेशन का है वो 6+ है, जबकि इंडिया का केवल और केवल 3 to 4 के बीच में लाइज करता है। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे गुड्स एंड मार्केट एफिशिएंसी हो, लेबर मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, टेक्नोलॉजिकल रेडनेस, सब में इंडिया आपको बहुत कम दिखता है, जबकि मार्केट साइज़ कैपेसिटी बहुत बड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, हम अपने मार्केट साइज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं ले पा रहे और सारे सेक्टर्स को हम क्यों नहीं ग्रूम कर पा रहे। तो यहाँ इंडिया की परफॉर्मेंस के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिवनेस को भी समझ सकते हो कि हम अभी किस तरीके से जो एशियन डेवलप्ड कंट्री हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, इस पीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की गई है। एजुकेशन में जब हम 3.35% की रेट से बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारा 3.14 है, एसेट बिल्डिंग 3.04 है, जबकि फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएशंस है उसमें 3.26, जो करप्शन और रेंट्स से है वो आपका क्या बोलते हैं 3.99, और बेसिक सर्विसेज 3.82 एंड फिजिकल ट्रांसफ़र 2.70। इसमें जो रेट से दिखाए गए हैं इसमें हम अभी जो लास्ट 20 हैं उनमें हैं, जबकि जो आपका ऑरेंज कलर साइन दिखा रहा है वो 20 से 40% वाली कंट्रीज़ में, और ग्रीन में हम जो है वो टॉप 20% में आ रहे हैं। करप्शन में हम टॉप 20% में आ रहे हैं। ये देखिए बहुत पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए। ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम 60 to 80% आते हैं इंटरमीडिएशन में। तो जो ये करप्शन और रेंट्स का बहुत तेज़ी से बढ़ना है, ये इंडियन इकोनॉमी के एक हर्डल्स के रूप में है। अगर हम इसे सुधार कर पाते हैं तो वो इंडिया की ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन होगा। देखिए, और बैंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो जो 2 बिलियन ग्लोबली लोग हैं जो कि बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं, उसमें इंडिया के एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन है अकाउंट हमारे यहाँ 35% पहले इंडिया में होया करता था, आज वो बढ़ के 2014 जब स्पेशल जनधन अकाउंट खुले तो 53% हुआ। और फिर भी आज 40 करोड़ लोग जो हैं वो दुनिया में, हमारे जो इंडिया में हैं, वो उन 200 करोड़ लोगों में से हैं जो आज भी बैंकिंग नहीं लेते दुनिया में। वुमेंस का परसेंटेज जो बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है केवल 37% है, जबकि मैन 55%। देखिए, वैसे तो मैन के परसेंटेज भी ओवरऑल कम है बैंक अकाउंट्स जो इन पे है, लेकिन वुमेंस का तो यहाँ बहुत ही कम परसेंटेज है। तो देखिए, एक बड़ी मात्रा में इंडिया के लोगों के पास बैंक अकाउंट ना होना, तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोवाइड कराएगी। तो इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर एक सुधार की ज़रूरत है कि हम बैंक अकाउंट्स का एक प्रॉपर चैनलिंग इंडिया में रहे। देखिए, जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, जो इंडिया में आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या किस तरीके आप उसको प्रॉब्लम समझिए या किस तरीके से मेथड है वो समझिए। 1420 दिन लगते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में इंडिया में ऑन एन एवरेज। 4.3 ईयर्स हैं वो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को पूरी तरीके से पूरा करने में। 50% शेयर्स जो है वो इनकम आपको स्टार्टअप के लिए लेनी पड़ती है बिजनेस में खुद के तौर से, और 60% कम न्यू बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसी कंट्रियों के मुकाबले, जो छोटी कंट्रीज़ हैं। अभी मैंने यहाँ बड़ी कंट्रीज़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना, देखिए स्वाभाविक बात है, क्योंकि नए बिजनेसमैन रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं। और प्रॉब्लम्स कितनी हैं नए बिजनेस स्टार्ट होने में, एवरेज कंडीशंस के आधार पर आप ये समझ। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजिटल इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। 82% जो हमारे यहाँ है आज भी पॉपुलेशन वो इंटरनेट एक्सेस नहीं है। कितना बड़ा देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा 1.2% पॉपुलेशन जो है वो फिक्स ब्रॉडबैंड वाली है, जिस पर के अलावा 5.5% पॉपुलेशन पे मोबाइल ब्रॉडबैंड है, जबकि 12% जो है वो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक इंटरनेट के सेक्टर्स में डिजिटल इंडिया के तौर पे, देखिए मोबाइल सबके हाथ में है लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और अभी टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिजिटलाइजेशन सर्विसेज को किस तरीके से किया जा सकता है ना,
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तभी होंगे जब सबको यहाँ इंटरनेट की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो इंडियन इकोनॉमी का ये सेक्टर्स अभी काफ़ी हद तक ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।